डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.10 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चंस किए थे और आपको याद होगा कि जो एक्सरसाइज 2.10 है इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 है, लिखा है कि एट 8 AM शिप S1 इज 20 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ S2। यानी 8 बजे एक शिप S1 है, वो शिप S2 से ड्यू ऑफ नॉर्थ इन S2 से 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, ड्यू टू नॉर्थ मीन यानी S2 से नॉर्थ की तरफ, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, फिर देखिए लिखा है कि शिप S1 सेल्स साउथ एट अ रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। जो शिप S1 जो नॉर्थ में है वो क्या कर रहा है कि 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शिप S2 ये अपने साउथ की तरफ वो सेल कर रहा है, यानी साउथ की तरफ आ रहा है। एंड S2 सेल्स वेस्ट, यानी जो और S2 जो है वेस्ट की तरफ सेल कर रहा है एट अ रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एट 9:20 AM, यानी 9:20 पर। ठीक है, एट व्हाट रेट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स चेंजिंग। हमें ये बताना है कि दोनों शिप्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसमें क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए ये हमने डायग्राम लिया। ठीक है, देखिए ये आपके पास ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब देखिए जो शिप S1 है वो क्या, वो आपके पास जो शिप S2 से वो 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, नहीं जो स्टार्टिंग में जो शिप S2 और S1 का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा अब देखें जो आपके पास ये है, जो शिप S1 है वो साउथ की तरफ 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, और दूसरा देखिए जो शिप S2 है आपके पास, वो आपके पास वेस्ट की तरफ, देखिए जो वेस्ट की तरफ जो है वो जा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब हमें जो फाइंड करना है कि दोनों शिप्स के दरमियान जो डिस्टेंस में चेंज आ रहा है ये डी हमें फाइंड करना है। देखिए जैसे ये अगर मैं पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये मैं पॉइंट ए ले रहा हूँ, ये पॉइंट बी ले रहा हूँ, ठीक है ना, और ये जैसे पॉइंट ओ है, तो मुझे पॉइंट A1 और पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान डिस्टेंस में जो चेंज है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया कि लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। जो हमने तो स्टार्टिंग में जो डी है तो दोनों शिप्स के दरमियान डिस्टेंस है, और वी हैव टू फाइंड, हमें ये फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ इस डी डिस्टेंस का। ठीक है ना, डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टार्टिंग में देखिए जो शिप S1 था वो स्टार्टिंग में क्या था कि 9 बजे था, सॉरी 8 बजे था, 20 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ S2। तो स्टार्टिंग में देखिए जो टाइम था, ठीक है, वो 8 बजे था। और फिर देखिए जो टाइम जो है, जो ये दूसरा शिप है जो S2, वो यानी वेस्ट की तरफ 9:20 पर पहुंचा है। ठीक है ना, 9:20 पर पहुंचा है। अब देखिए जो टोटल डिस्टेंस इन्होंने दोनों शिप्स ने कवर किया है वो 9:20 से लेके 9:20 से 8 आपने माइनस कर दिया, तो 1 आवर और 20 मिनट्स है। ठीक है, 1 आवर और 20 मिनट्स दोनों शिप्स ने सेव किया। ठीक है, अच्छा आवर्स को हम चेंज करें। ठीक है, ये 1 आवर और 20 को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, आवर यानी 1 आवर 20 मिनट्स को आवर में चेंज करेंगे, तो देखिए 1+20/60। एक आवर में आपको पता है कि 60 मिनट्स होते हैं, 60 से डिवाइड कर दिया, अब ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 21 है 20 23 60, और फिर देखिए आ जाएगा 1+1/2 4/3 आवर्स आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय शिप S1, जो शिप S1 है उससे जो डिस्टेंस कवर किया है वो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो शिप S1 है उसकी स्पीड थी 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, और जो जो टाइम लिया है उन्होंने, ठीक है, जो टाइम है वो 4/3 है। ठीक है, तो अब देखिए ये आप जब आपने कैंसिल आउट आउट कर दिया, 3 1 3 और 3 3 4, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 किलोमीटर। जो पहला शिप है उससे देखिए जो डिस्टेंस कवर किया है वो यहाँ तक देखे 12 किलोमीटर, यानी जो S1 से देखे ये जो पॉइंट ए तक इसने डिस्टेंस कवर किया 12 किलोमीटर। ठीक है,
यानी ये आपके पास S1 से लेके पॉइंट ए तक का डिस्टेंस है। अच्छा फिर देखें, अब हम यहाँ से ये जो हमने स्टार्टिंग में देखें ये एक्स लिया है, ठीक है, ये हमने पॉइंट ए पॉइंट यानी जो जो S2 जो शिप है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको मैंने एक्स लिया है, और जो जो एस जो शिप S1 डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको मैंने वाई लिया है। तो अब देखिए स्टार्टिंग में देखिए जो S2 और जो S1 का डिस्टेंस 20 किलोमीटर था, और जो पहले शिप की जो S1 की स्पीड थी वो 9 किलोमीटर था। तो उसने जो 4/3 आवर्स में डिस्टेंस कवर किया कितना, 12 किलोमीटर, ठीक है ना। इसका मतलब देखिए जो वाई आपके पास जो आ जाएगा, देखिए वाई आपके पास आ जाएगा, देखिए टोटल 20 है, ठीक है, टोटल देखिए 20 है, और 20 - 12 ये आपके पास आ जाएगा 8। इसका डिस्टेंस आ जाएगा 8 किलोमीटर, ठीक है। तो अब देखिए जो वाई हमने निकाली है, वाई आपके पास आ गया 20 - 12 8 किलोमीटर। अब देखिए नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय शिप S2, जो शिप S2 है उसने जो डिस्टेंस कवर किया उसमें एक्स का नाम दिया है। इसकी स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर और टाइम था 4/3। तो इसको जब आपने कैंसिल आउट कर दिया, 3 × 3 3 × 4 = 12, तो ये 4 × 4 = 16 किलोमीटर, ठीक है ना। इसका मतलब देखिए ये है कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 16 किलोमीटर किया है, और इसने जो किया था वो 8 किलोमीटर किया, ठीक है। अब हमने डी फाइंड करना है। अब डी के लिए हमने यूज कर दिया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ओ ए बी, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब ये हाइपोटेन्यूज डी का बेस आपके पास एक्स है, परपेंडिकुलर वाई है। तो एक्स आपके पास देखिए 16 है, वाई 8 है, तो 16 का स्क्वायर 256, 8 का स्क्वायर 64। तो ये आपके पास आ जाएगा 320, और जब आपने इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो डी आपके पास आ जाएगा 8√5, ठीक है। अब हमने देखिए जो फाइंड करना है, अब हमने जो फाइंड करना है कि जो है दोनों के दरमियान जो है कितना, यानी जो है डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है ना। हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू टी, यानी जो डी स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए डी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2D और डी डी टी ओवर डी टी, और फिर देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx ओवर dt, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी, ठीक है। तो अब देखें, अब आपके पास देखिए जो dx ओवर dt है, देखिए ठीक है, ये 12 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद dy बाई डी टी देखिए हमारे पास है 9 - 9 - 9 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए -9 क्यों लिया है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है यूं देखिए नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है। वैसे मूवमेंट क्या होता है कि डायरेक्शन देखिए हम साउथ से नॉर्थ की तरफ लेते हैं, मगर ये देखिए आ रही इसकी डायरेक्शन देखिए नॉर्थ से जो साउथ की तरफ आ रही है, तो मैंने इसकी डायरेक्शन ली है माइनस, ठीक है, क्योंकि देखिए नॉर्थ टू साउथ आ रही है इसकी डायरेक्शन, इस वजह से मैंने ये नेगेटिव लिया, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, ये अब आपने ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे डी की, ठीक है, डी हमारे पास है 2 8 √5। अब ये चेंज ऑफ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है, डी डी टी ओवर डी टी इज इक्वल टू देखिए 16, डी एक्स ओवर डी टी 12 है, टी वाई बाई डी टी आपके पास -9 है। तो 16 12 का 192, 9 8 72 आ जाएगा माइनस में। तो 192 -72 120, 8 √5 के अंदर मल्टीप्लाई आ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर रूट निकाला, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 17.88 आ जाएगा, ठीक है। अब 120 को जब आपने 17.88 से डिवाइड कर दिया तो 6.7 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसमें जो चेंज है वो आपके पास जो आ जाएगा 6.7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर देखिए 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास ये है कि ये इजी क्वेश्चन है कि पुरानी बुक में भी था। फाइंड टू नॉन नेगेटिव नंबर्स, हमें दो नॉन नेगेटिव नंबर्स फाइंड करने हैं whose sum is 60, उनका सम 60 है, एंड whose प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, इनका जो प्रोडक्ट है मैक्सिमम होना चाहिए, नहीं यहाँ पे हमें
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए स्टार्टिंग में हमने लिखा कि लेट एक्स एंड वाई बी द टू नॉन नेगेटिव नंबर्स, यानी दो पॉजिटिव नंबर आपने ले लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन देखिए जो दोनों का सम है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब यहाँ देखिए वाई की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस एक्स। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। ऑल्सो देखिए इन्होंने दिया हुआ कि ऑल्सो जो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट हमें क्या दे दिया, पी इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। अब हमने क्या किया कि फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वाई इन इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वेशन नंबर 1 से वाई की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, पी इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए यहाँ आपके पास था वाई, वाई की जगह 60 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको फिर लिख सकते हैं कि पी एक्स, ये पी एक्स हमारे पास ये आ जाएगा, एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 60 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2। अब जब इन्होंने कहा कि जब प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, तो अब हमने यहाँ पर डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना, तो हमने क्या लिखा कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 टाइम्स रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने जब फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया डी पी ओवर डी एक्स, 60x का डेरिवेटिव 60x का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब अगेन डिफरेंशिएट किया है तो ऑल्सो जब दोबारा देखिए डिफरेंशिएट किया है तो डी ओवर डी एक्स, डी पी ओवर डी एक्स। अब देखिए 60 का डेरिवेटिव 0 माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस 2x। फिर ये हमारे पास आ गया सेकेंड डेरिवेटिव, या इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं वाई डबल, पी डबल डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब आपको याद होगा कि फॉर क्रिटिकल वैल्यूज, ठीक है, पुट द फर्स्ट डेरिवेटिव dp ओवर dx इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्रिटिकल वैल्यूज के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को हम ले लेते हैं 0। हमको पता है कि वहां पर जो टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है, ठीक है। अच्छा अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव 60 माइनस 2x, हमने 0 ले लिया। 60 को यहीं रखा, 2x वहां जाके प्लस हो गया। एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा, और जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 बाय 2 और 230 का। अब देखिए एक्स की जगह हमारे पास वैल्यू आ गया है, एक्स की जगह हमारे पास वैल्यू आ गई है 30, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि आया इस पे वैल्यू मैक्सिमम है या नहीं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि पुट एक्स इज इक्वल टू 30 इन डबल डैश, ठीक है। जो डबल डैश है, टी का जो डबल डैश है, उसमें हमने सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। जब सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो ठीक है, तो डी डी स्क्वायर पी और डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव क्या था, -2 था, तो ये आ गया -2 और ये लेस देन 0 है। आपको पता है कि वी नो दैट अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। तो अभी देखो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 30। ये एक्स की वैल्यू मतलब ठीक आ गई है कि प्रोडक्ट क्या मैक्सिमम है। नाउ फॉर वाई पुट एक्स इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 थी वाई इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स, एक्स की जगह देखिए आपके पास आ गया 30। तो ये आपके पास नंबर आ गया, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 30 एंड 30। तो ये आपके पास आ गया इसका रिजल्ट, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आसान सा क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है इफ द टोटल फेंस टू बी यूज इज 8000 मीटर, ये जो एक फेंस है, जंगला है, उसकी जो टोटल लेंथ है वो 8000 मीटर है। फाइंड द डायमेंशंस, हमें उसकी साइज फाइंड करनी है ऑफ द इनक्लोज लैंड, जो क्लोज को उसने, जो क्लोज को इनक्लोज किया हुआ, ठीक है ना। क्योंकि फेंस आपको पता है तो बाउंड्री तो होता ही नहीं, हमें बेसिकली बाउंड्री दी हुई है, ठीक है। और हमें उसकी डायमेंशन फाइंड करनी है इन फिगर दैट द ग्रेटेस्ट एरिया में, एरिया क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये आपके पास डायग्राम दी हुई है, ठीक है। अब डायग्राम में देखिए जो मैंने जो लेंथ है उसको ले लिया मैंने वाई, टोटल लेंथ को ले लिया वाई। और फिर देखिए जो आपके पास विड्थ है, ठीक है ना, विड्थ देखिए ये एक्स ले लिया मैंने, ये भी एक्स ले लिया, ये भी एक्स और ये भी
एक्स मैंने विड्थ, मैंने एक्स लिख के जो चौड़ाई देखा आप देख रहे हैं तो पूरी फिगर में सेम है, ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या लिखा है स्टार्टिंग में कि लेट वाई बी द लेंथ एंड एक्स बी द विड्थ ऑफ द इनक्लोज लैंड सच दैट एरिया इज मैक्सिमम। यानी हमने वाई लेंथ ले ली है और एक्स विड्थ ले ली है इस इनक्लोज लैंड की, ठीक है। और एरिया क्या होना चाहिए, इसका मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि देखिए जो पेरीमीटर होता है, वी नो दैट पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है ना। किसी भी डायग्राम की तमाम साइड का सम होता है पेरीमीटर। अब देखिए आपके पास देखिए जो लेंथ है वो वाई बाय दो वाई है, ठीक है। फिर देखिए विथ एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये वाई प्लस वाई आ गया टू वाई और ये आपके पास फोर एक्स आ गया। तो पेरीमीटर देखिए आपके पास आ जाएगा टू इंटू वाई प्लस टू एक्स। अच्छा अब ये स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर दिया हुआ, ठीक है ना। जो फेंस है उसकी देखिए हमें टोटल लेंथ दी हुई है 8000 मीटर। तो अब देखिए हमने यहाँ पे फेंस की जगह लिख दिया 8000, जो पेरीमीटर की जगह 8000 और टू इंटू वाई प्लस टू एक्स। अब देखिए टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4000। तो वाई प्लस 4000 इज इक्वल टू वाई प्लस टू एक्स। अब टू एक्स को यहाँ लाके माइनस कर दिया, 4000 माइनस टू एक्स इज इक्वल टू वाई। और वाई की वैल्यू आ जाएगी 4000 माइनस टू एक्स। इसे हमने क्वेश्चन नंबर वन का नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हो कि एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, और आपको पता है कि वी नो दैट एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब देखिए लेंथ हमने, आपको याद होगा लेंथ हमने सपोज की थी वाई और जो विड्थ हमने क्या सपोज की थी एक्स सपोज की, ठीक है। अब एरिया इज इक्वल टू, अब देखिए वाई की वैल्यू हमने वैसे निकाली थी 4000 माइनस टू एक्स और विड्थ हमारे पास एक्स है। अब एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 4000 एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास आ गया एरिया। अब हम क्या करेंगे, इस एरिया को डिफरेंशिएटिंग एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये डी ए ओवर डी एक्स, अब 4000 एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 4000 और टू एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा फोर एक्स। अब हमने देखिए इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ये हम यहाँ पर, ये फर्स्ट डेरिवेटिव क्रिटिकल वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब दोबारा डेरिवेटिव ले लिया तो ये डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और देखिए 4000 का डेरिवेटिव आ जाएगा जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, और माइनस फोर एक्स का डेरिवेटिव माइनस फोर। यदि आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस फोर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब आपको पता है कि फॉर क्रिटिकल वैल्यूज या क्रिटिकल पॉइंट्स पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को ले लिया जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव था 4000 माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये ले लिया, ठीक है। अब फोर एक्स को राइट में जाके प्लस कर दिया है और फिर देखिए फोर यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास एक्स की जगह वैल्यू आ जाएगी 1000, ठीक है। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमने सपोज की थी विड्थ। और ये पहले हमें चेक करना है कि आया इसके ऊपर जो है एरिया मैक्सिमम है या नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि पुट एक्स इज इक्वल टू 1000 इन डबल डैश इन सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। ए डबल डैश या डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब हमने वहां पुट कर दिया कि सेकंड डेरिवेटिव आपके पास था माइनस फोर, और माइनस फोर देखो लेस देन जीरो है। और आपको पता है कि वी नो दैट इफ सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो तो एरिया, रिलेटिव एरिया इज मैक्सिमम, ठीक है ना, एट एक्स इज इक्वल 1000 मीटर। तो इसका मतलब कि एक्स इज इक्वल 1000 मीटर के ऊपर एरिया क्या है, मैक्सिमम है। अब नाउ फॉर वाई पुट एक्स इज इक्वल टू 1000 इन इक्वेशन नंबर वन। अब इक्वेशन वन ये थे आपके पास, वाई इज इक्वल टू, देखिए 4000 माइनस टू, और यहाँ आपके पास था देखिए एक्स था, एक्स की जगह देखिए आ जाएगा 1000, तो टू मल्टीप्लाई बाय 1000 आ जाएगा 2000, 4000 माइनस 2000 आपके पास 3000 नीचे आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू जो आ गई है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं हेंस द लेंथ इज 2000 मीटर एंड विड्थ इज 1000 मीटर।
तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स, यानी एक बॉक्स है जो रेक्टेंगुलर भी है, खुला हुआ भी, ठीक है ना, ऊपर से ओ, ठीक है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद अ स्क्वायर बेस, यानी उसका जो बेस है वो क्या है, स्क्वायर है, एंड अ वॉल्यूम ऑफ 32,000 सेंटीमीटर क्यूब, उसका जो वॉल्यूम है वो 32,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो पहली बात है कि बॉक्स जो है वो रेक्टेंगुलर है, ऊपर से ओपन है, और दूसरा उसका जो बेस है वो क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना। उसकी लेंथ और विड्थ क्या सेम है। अब आपको क्या करें, फाइंड द डायमेंशन, उसकी साइज फाइंड करनी है, और द बॉक्स दैट रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल, यानी हमने उसकी डायमेंशन साइज फाइंड करनी है कि जो उसमें मटेरियल कम से कम आए, ठीक है ना, यानी मिनिमम हो। इसमें भी देखिए हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है। तो पहले स्टेप में हमने लिखा कि लेट लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द बेस बी एक्स सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द बॉक्स, इन ये भी सेंटीमीटर में, इन सेंटीमीटर लेंगे, इज वाई, ये हमने जो बॉक्स है उसकी जो साइड वन साइड ले ली है एक्स सेंटीमीटर, और उसकी हाइट हमने क्या ले ली है, वाई सेंटीमीटर। अब देखिए ये आपके पास बॉक्स है, ठीक है, तो देखिए ये मैंने, देखिए ये लेंथ आपके पास, ये विड्थ है, ठीक है, ये लेंथ है, ये विड्थ है, और ये आपके पास हाइट, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब लेंथ हमने एक्स ली है, विड्थ भी हमने एक्स लिया, क्योंकि इसका बेस स्क्वायर है, और हाइट आपके पास आ गया वाई। अब वॉल्यूम आपके पास 32,000 सेंटीमीटर क्यूब है, और ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये वाई, यहाँ से हमने देखिए वाई की वैल्यू निकाल ली 32,000 ओवर एक्स स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हो गया कि इसका जो, अब इसकी जो डायमेंशन आपने फाइंड करनी है, मटेरियल इसमें लीस्ट हो, इसका मतलब ये है कि हमें इसका जो है सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे, वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। लेकिन ये ऐसा, यानी ऐसे बॉक्स का सरफेस एरिया होता है जिसका बेस स्क्वायर हो, और वो ऊपर से क्या हो, टॉप से ओपन हो, ठीक है ना। वैसे देखिए जो सरफेस एरिया मैंने यहाँ पे निकाल के बताया भी कैसे आता है। सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स लेंथ इंटू विड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस विड्थ इंटू हाइट। अब देखिए 2 टाइम्स, अब देखिए लेंथ आपके पास देखिए एक्स है, विड्थ भी एक्स है, ठीक है, फिर लेंथ आपके पास एक्स है, विड्थ वाई है, फिर अब एक्स विड्थ है, वाई हाइट वाई है। अब देखिए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई 2xy, तो ये 2xy और ये 4xy। मगर देखिए यहाँ पर देखिए जो आपके पास है, देखिए ये जो 2 है, ये देखिए ऊपर से देखिए जो बॉक्स है वो क्या ओपन है, बॉक्स ओपन फ्रॉम द, तो ऊपर से टॉप होगा, इसका देखिए मतलब देखिए ये आपके पास देखिए कैसे देखिए आप देखिए ये इसका बेस है, और ये इसकी लेंथ है, और ये विड्थ है ना। अब ऊपर से देखिए जब ये ऊपर से देखिए जब ये ओपन होगा, तो ये दो चीजें देखिए इसमें नहीं होगी, ठीक है ना। ये दो चीजें जो है, ये आपके पास ये दो चीजें ये नहीं होगी, ठीक है। ये ऊपर से ये टॉप से ओपन है, तो फिर देखिए इसका जो सरफेस एरिया वो देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है ना। तो ये आपके नॉलेज के लिए, बाकी जो है ना इसको आपने एग्जाम में नहीं करना, आपने डायरेक्ट लिखना है कि सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। अब हमने देखिए जो इक्वेशन नंबर, ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है, और इक्वेशन 1 में देखे जो वाई की वैल्यू है 32,000 ओवर एक्स पर हमने यहाँ पे पुट कर देनी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वाई इन इक्वेशन नंबर 2, एरिया इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। देखिए यहाँ आपके पास था एच, ठीक है, तो एच की सॉरी वाई था, यानी हाइट था, इसकी आपने 32,000 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप एक तो ये एक्स एक्स ये कैंसिल भी कर देंगे, देखिए आ जाएगा एरिया इक्वल एक्स स्क्वायर, और 4 को जब 32,000 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 128,000, 128,000 आ जाएगा, 100,000 आ जाएगा, ठीक है। 1,28,000 थाउजेंड ओवर एक्स। अब देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया, ऊपर जाके एक्स की पावर -1 हो जाएगा। अब आपने देखे क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव प्लस लिख करना है, क्योंकि इसका जो है डायमेंशन फाइंड करनी है, एरिया इसका मटेरियल रिलीज हो। तो हमने क्या किया है कि डिफरेंशिएटिंग सरफेस एरिया 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ए डैश आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव 2x, और देखिए ये आ जाएगी, पहले आ जाएगी पावर -1, और फिर ये, ठीक है, 1,128,222 ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे पावर एक माइनस, ये -2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखिए जो सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव आपके पास देखिए ये होगा 2x का डेरिवेटिव, देखिए 2 आ जाएगा। अब देखिए तो -1 है, इसमें देखिए पहले आ जाएगी पावर, फिर पावर में से एक -3। अभी आ जाएगा 2, ये माइनस माइनस प्लस, तो 128,000 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2,56,000 एक्स की पावर -3। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब आपको पता है कि फॉर क्रिटिकल वैल्यूज, ठीक है, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 ले लिया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास है 2x -128,000 एक्स रेस की पावर -2 इक्वल टू 0। अब इसे नीचे लाके पावर को हमने प्लस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स पर आ जाएगा एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2x³ -128,000 इक्वल टू 0। अब एक्स का यहाँ पर डिवाइड बन जाकर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x³ -1,28,000, ठीक है। अब यहाँ से हमने देखिए 2 ले लिया कॉमन। अब 2 जब हमने कॉमन ले लिया, वहां से जाके देखिए डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x³ -64,000, ठीक है। अब देखिए ये x³ आ गया 64,000, हमने कर दिया 40 का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए हमने फॉर्मूला लगा दिया है a³ - b³, ठीक है। ये आपको पता है a³ - b³ इज इक्वल टू a - b इंटू ए स्क्वायर प्लस ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो पहले आ जाएगा a - b, फिर ए स्क्वायर, फिर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब पहले हमने पहले फैक्टर को इधर x -40 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आपके पास आ गई है 40, तो ये एक वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है, जो हमने लेंथ और विड्थ ली थी, ठीक है। अब देखिए जब दूसरा हम लेंगे, दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 40, एक्स प्लस 40 स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको याद हो कि जब भी हम क्यूबिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आ जाएगी, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक। इसका मतलब ये है आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू 40, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब हम देखें पुट एक्स इज इक्वल टू 40 इन डबल डैश, डबल डैश हमें बताएगा जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है कि रिलेटिव वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब देखिए जब हमने उसमें रखेंगे ए डबल डैश, तो ये 2 था, तो यहाँ पे 256,000 ओवर आपके पास था x³, ठीक है। x³ आपके पास आ जाएगा 64,000। अब देखिए 3 0 कट एक कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और जब ये पूरा पूरा डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4। अब देखिए आपके पास आ जाएगा ए डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव 2 + 4, फिर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए डबल डैश आ गया ग्रेटर देन 0, और आपको पता है कि जब ग्रेटर देन सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, तो रिलेटिव वैल्यू क्या होती है या लोकल वैल्यू क्या होती है, वो होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो एक्स आपके पास आ गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ फॉर हाइट, अब हमने हाइट के लिए क्या करना है कि नाउ फॉर हाइट
पुट x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 ये थी कि y इज इक्वल टू 32,000 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह 40 आ गया, 40 का स्क्वायर आएगा 1600। अब ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल कर देंगे, और फिर जब अब इसको हम कैंसिल करेंगे देखें 61 16 16 32, ये आपके पास 20 आ जाएगा। ठीक है, तो वाई आपके पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हमारे पास वाई आ गया। ठीक है, तो अब इसे हैंस तो रिक्वायर्ड डिमेंशन 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए एक और थी, दो थी, ठीक है ना, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ और विड्थ आपके पास आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट आपके पास आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 है कि अ कंपनी determines that for the production of X units of a commodity, commodity का मतलब होता है जो गुड्स, जो अजनास वगैरह जो डेली यूज की चीजें होती हैं उनको कमोडिटी या गुड्स कहते हैं। इट्स रेवेन्यू, अब देखिए यहाँ पे ना ये लफ्ज रेवेन्यू है, बुक में दिया हुआ यहाँ पर रिमूव, तो ये वर्ड रेवेन्यू। ठीक है ना, एंड कॉस्ट। ठीक है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट फंक्शंस आर रिस्पेक्टिवली। देखिए रेवेन्यू का जो आपके पास है, रेवेन्यू का मतलब होता है जो आपके पास जो प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू का मतलब होता है जो वो जो उसकी सेल प्राइस वगैरह होती है, जितनी वो चीजें बेच रहा है। ठीक है ना, तो रेवेन्यू आपके पास देखिए दे दिया -3x² प्लस 970x। और फिर देखिए जो कॉस्ट फंक्शन आपको दे दिया है CX इक्वल 2x² प्लस 500। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, हमें जो है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है, एंड मिनिमम एवरेज कॉस्ट, उसको मिनिमम एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपके पास देखिए जो रेवेन्यू है, ठीक है, जो रेवेन्यू जो सेल उसकी प्राइस है, जो सेल उसने की है वो क्या है कि -3x² प्लस 970x 970x है। और जो कॉस्ट प्राइस है वो आपके पास 2x² प्लस 500 है। ठीक है ना, अब देखिए आपको पता चलिए जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का फार्मूला P इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखिए रेवेन्यू आपके पास RX है और कॉस्ट प्राइस आपके पास CX है। अब देखिए प्रॉफिट को मैंने PX लिया क्योंकि क्वांटम एक्स की है। ठीक है, अब देखिए रेवेन्यू आपके पास है -3x² प्लस 970x, और फिर देखिए जो कॉस्ट फंक्शन आपके पास है 2x² प्लस 500। अब देखिए आपके पास आ जाएगा -3x² प्लस 970x। अब ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, -2x² माइनस 500। तो अब देखिए ये -3x² और -2x² माइनस 5x² आ जाएगा, प्लस 970x और -500। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसको जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें देखें प्रॉफिट फाइंड करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग जो प्रॉफिट फंक्शन 2 टाइम्स रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टी प्राइम एक्स आ जाएगा -5x का डेरिवेटिव -10x, और 970 का डेरिवेटिव 970 और 500 का डेरिवेटिव 0। तो अब देखिए माइनस ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टी प्राइम एक्स -10x प्लस 970, क्योंकि ये आपके पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, जिससे हम क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब ऑल्सो सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव पी डबल डैश एक्स, अब -10x का डेरिवेटिव -10 आ जाएगा और 970 का डेरिवेटिव 0। तो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि फॉर क्रिटिकल वैल्यूज, ठीक है, पुट पी प्राइम एक्स इन फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0।
तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास था -10x प्लस 970 इक्वल टू 0। 970 को राइट पे जाके माइनस कर दिया है। अब -10 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा। जो माइनस है माइनस कैंसिल और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है। ये जो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है 7, ठीक है ना। जो नंबर ऑफ गुड्स है वो आपके पास आ गए हैं, जो नंबर ऑफ गुड्स के जो यूनिट्स है वो आपके पास आ गया 7। अब इसमें हम फाइंड कर लेंगे प्रॉफिट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, चेक करेंगे कि इसके ऊपर जो है आया जो प्रॉफिट है मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है, ठीक है ना। तो पुट एक्स इज इक्वल टू 97 इन डबल डैश एक्स, क्योंकि जब हमने एक्स की जगह देखिए ये पुट कर दिया 97 और डबल डैश एक्स ऑफ -10, तो ये -10 आ गया। और देखिए -10 जो है लेस देन जीरो। और आपको पता ही है कि वी नो दैट सिंस एफ डबल डैश जो सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो है, तो therefore the profit is maximum at x is equal to 97 यूनिट्स। जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा जब हम हमारे पास 97 यूनिट्स होंगे, ठीक है। अब हमने नाउ प्रॉफिट फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो प्रॉफिट फंक्शन में आपके पास ये था तो x की जगह 97 आ गया -5, एक्स स्क्वायर की जगह 97 प्लस 970, ये x है 97 आ गया और -500। अब देखिए प्री 97, ठीक है। 97 का स्क्वायर किया है, उसको -5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 97 को 970 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -500। तो ये आपके पास आ जाएगा, जो प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 46,545। तो ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आ गया, एक आंसर तो ये आ गया। अब देख रहे हूँ दूसरा ने कहा था कि नाउ मैक्सिमम एवरेज कॉस्ट। अब हमने एवरेज कॉस्ट निकाली, ठीक है ना। अब आपने याद रखना है जो एवरेज कॉस्ट होता है, ये कॉस्ट फंक्शन, ठीक है ना, कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। अब देखिए जो कॉस्ट आपके पास था 2x का प्लस 500 और नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास x था। अब आपने इसको सेपरेट कर दिया तो ये कैंसिल होकर देखिए 2x प्लस 500 ओवर x। अब देखें ये आ जाएगा, ठीक है, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा 2x, ऊपर जाके x की पावर -1 हो गया, ठीक है। अब क्योंकि इसमें भी उन्होंने कहा कि क्या होना चाहिए आपको, इसमें उन्होंने कहा कि जो आपके पास एंड जो है कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है ना। एवरेज कॉस्ट कहेंगे मिनिमम, इसके लिए भी हमने देखिए डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया है। तो एवरेज कॉस्ट पे जब डी बाई डी एक्स, 2x का डेरिवेटिव 2 और ये प्लस 500 एक्स की पावर -1, तो ये पावर पहले आ जाएगी माइनस, तो पावर में से माइनस एक्स की पावर -2, -500 एक्स रेज टू दी पावर -2। फिर अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, देखिए सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर एवरेज कॉस्ट ओवर डी एक्स स्क्वायर। 2 का डेरिवेटिव 0, देखिए आ जाएगी माइनस साइन, तो पावर पहले -2 और फिर ये -500 लिखा, पावर में से माइनस कर दिया, ये -3 आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस प्लस और 2 मल्टीप्लाई बाय 500 1000 ओवर एक्स क्यूब। अब यहाँ देखिए एक्स आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स है, ठीक है ना। एक्स आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो यहाँ पे हम एक्स की जगह जो मर्जी वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ग्रेटर देन जीरो जाएगी, ठीक है ना। और जब वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो तो ये आपके पास क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है ना। और रिलेटिव वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को क्रिटिकल वैल्यू के लिए हमने पुट कर दिया, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव तो इक्वल टू 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 2 -500 ओवर एक्स स्क्वायर था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 500 एक्स स्क्वायर, वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2 या मल्टीप्लाई वन जाके डिवाइड 250 आ जाएगा। एक्स आ जाएगा स्क्वायर रूट 250, एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 250 प्लस माइनस आएगा, मगर एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स है तो आपके पास प्लस में ही आएगा, ठीक है।
अब एवरेज कॉस्ट देखिए आपके पास ये आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट फिर 2 इंटू यहाँ पे आपके पास एक्स था प्लस 500/x, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास जब इसको हम 250 का स्क्वायर रूट लेकर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.62 आ जाएगा। और फिर 250 का स्क्वायर रूट निकाल के 500 से आप डिवाइड करेंगे तो ये भी 31.62 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास जो एवरेज कॉस्ट आपके पास आ जाएगी, जो मिनिमम है, ये देखिए सेकंड डेरिवेटिव जीरो ग्रेटर देन जीरो आ गया था, तो आपके पास ये इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये आपके पास आ गई है एवरेज कॉस्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर देखिए 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 ये दिया हुआ है, इन द इफ द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आपको पता है अफराते जार हो रही थी, ठीक है ना। कोई चीज देखो जैसे स्टार्टिंग में फॉर एग्जाम्पल 1 साल पहले वो 100 रुपए की है और कुछ अर्से बाद 110 की हो गया, तो देखिए जो महंगाई में जो इजाफा होता है उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। इफ द इन्फ्लेशन रेट इज कंटिन्यूसली कंपाउंड 4%, ठीक है ना। यानी कंपाउंड का मतलब है जो यानी एक ही यानी रेट से बढ़ रही, यानी कम ज्यादा ना भी हो, एक ही रेट से बढ़ रही हो, उसे हम कहते हैं कंपाउंड। अब लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो है वो कितना है 4% पर ईयर, यानी हर साल, ठीक है ना। एंड द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी कमोडिटी का मतलब ये था गुड्स, जो अजनास वगैरह होती खाने पीने की अशिया को, जो वेरियस वाली चीजों को कमोडिटी कहते हैं, ठीक है। इज $52 यानी आज जो स्टार्ट जो आज का उसकी जो प्राइस है वो कितनी है, $50 है, ठीक है। आज कल, ठीक है, दिन आज के दिन। अब आपको क्या कह रहे हैं, ड्राइव द फंक्शन फॉर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ओवर टाइम। हमें क्या करना है, फंक्शन की इक्वेशन बनानी है जो इस कमोडिटी और टाइम के हिसाब से आपने एक फार्मूला ड्राइव करना है, ठीक है, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, ठीक है। फिर आपको क्या कहना है कि फाइंड द प्राइस आफ्टर 8 ईयर्स, हमने 8 साल बाद प्राइस क्या होगी वो फाइंड करनी है। और आपको ये इन्होंने बताया हुआ है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो कंपाउंड है, हर साल 4% ही बढ़ रहा है, ये नहीं बढ़ रहा कि 6% एक साल 4% हो, गया साल 6% हो, फिर 10% हो, ये हर साल 4% के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ प्राइस एट t इज इक्वल 8 ईयर्स। हमने इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करना है जबकि टाइम क्या हो, 8 ईयर्स हो, ठीक है। अच्छा अब ये सुनने के क्वेश्चन में गिवन है कि जो देखिए जो रेट है, इन्फ्लेशन रेट है वो 4% है। जब परसेंटेज को खत्म करेंगे, तो पता ही है कि 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 0.04 आ जाएगा, ठीक है। और इनिशियल प्राइस जो स्टार्टिंग में जो प्राइस है P0 वो मैंने सपोज कर ली और $50 है। अब आपको पता होगा कि जो ग्रोथ रेट फंक्शन होता है, ये चैप्टर हमने 1 में एक्सरसाइज 1.3 में पढ़ा था। ग्रोथ रेट का फार्मूला होता है पी टी इज इक्वल टू P0 ई रेस टू दी पावर आर टी। P0 होता है कि यानी प्राइस है एनी टाइम, ठीक है। और P0 इनिशियल प्राइस और आर होता है रेट और टी होता है आपके पास टाइम। तो अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट में मैंने कहा था, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखिए इसका जो है फार्मूला ड्राइव कर लिया, ठीक है ना। जो फर्स्ट पार्ट में हमने सिंपल का फार्मूला ड्राइव करा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट ये आ गया। अब सेकंड पार्ट में मैंने पूछा था कि प्राइस आफ्टर 8 ईयर्स, दैट इज इक्वल टू 8 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर ई की जगह 8 कर दिया है, ठीक है। ये तो आपका 550 था, ई रेज़ टू दी पावर आर आपके पास 0.04 था और पी की जगह आपके पास 8 आ गया, ठीक है। अब आपको पता ही है देखिए कि वी नो दैट देखिए जो ई की वैल्यू होती है, अगर इस रेशियो में होगा 2.718, हम क्या करेंगे देखेंगे 2.718, ठीक है, इसकी पावर ले लेंगे 0.04 मल्टीप्लाई बाई इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई की पावर ले लेंगे जब तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 ईयर्स बाद जो प्राइस हो जाएगी देखिए वो आपके पास ये आ जाएगी, ठीक। यानी अगर हर साल 4% के हिसाब से इंफ्लेशन हो और जो स्टार्टिंग में जो गुड्स थी उसकी प्राइस थी $50,
तो 8 साल बाद देखो उसकी जो प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, $68.85। ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ प्राइस एट टी इज इक्वल टू 8 years। अब हमने प्राइस में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है 8 साल बाद। ठीक है। तो अब देखिए आपको पता है, देखिए जो प्राइस का जो ग्रोथ है फंक्शन का फार्मूला था, पी इज इक्वल टू पी नॉट ई रेस टू द पावर आर टी। अब क्योंकि हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है तो हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू टी। तो डी बाई डी टी और ये पी का आपने चेंज फाइंड करना है। तो ये पी नॉट ई रेस टू द पावर आर टी एज इट इज आ जाएगा। आपको पता ही है कि वी नो दैट डी ओवर डी एक्स जैसे ई रेस टू द पावर वी हो, ई रेस टू द पावर फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम आता है और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर। ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने ई रेशो आर टी सेम लिया, फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का आर टी का, तो पी नॉट ई रेशो आर टी सेम आएगा और ये आर कांस्टेंट पहले आ जाएगा, तो डी टी से डी टी कैंसिल, उसका देखिए डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा डी पी ओवर डी टी एट टी इज इक्वल टू 8। तो पी नॉट देखिए 50 था इनिशियल प्राइस, ई रेशो की पावर आर आपके पास 0.04 इन्फ्लेशन रेट था। ठीक है। रेट था और देखिए ई की जगह टाइम आ गया 8। ठीक है। और देखिए फिर जो आर आ गया 0.04। ठीक है। अब देखिए हमने इसको ये 50 × 0.04 और देखिए ई आपके पास 2.718 और होल पावर 0.04 इंटू 8 आ गया। इस पूरे को सिंप्लीफाई किया। ठीक है। 50 को 0.04 से मल्टीप्लाई कर देना और 2.78 की पावर ले लेंगे 0.04 मल्टीप्लाई बाई 8। इस पूरे का देखिए आपके पास जो आंसर आ जाएगा, जो इन्होंने जो चेंज आ जाएगा प्राइस में, वो आपके पास 2.78 आ जाएगा। ठीक है। ये आपके पास उसका आंसर है। तो 8 साल बाद जो चेंज है प्राइस में तो 2.78 आएगा। ठीक है। क्या तो यहाँ आप देख सकते हैं डॉलर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है, अ कंपनी मॉडल्स इट्स ऑपरेशनल कॉस्ट एज टी टी इज इक्वल टू 500 ई रेस टू द पावर 0.04 टी माइनस 100। यानी जो ये कंपनी है अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट का जो फार्मूला जो ग्रोथ है फंक्शन है वो आपके सामने ये बना दिया। ठीक है, दिया हुआ है वेयर टी इज द टाइम इन ईयर्स। ठीक है, टी क्या टाइम इन ईयर्स है। अब पहले स्टेप में क्या कहना है आप लोगों को, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट एट एनी टाइम टी। पहले स्टेप में हमने जो कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है वो फाइंड करना है। ठीक है। ये बेसिकली हमें डी सी ओवर डी टी फाइंड करना है। ठीक है। और सेकेंड है डिटरमाइन द रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक है। अब हमें ये बताना है मिनिमम, हमें ये फाइंड करना है कि इसका जो रेट ऑफ चेंज है कॉस्ट में वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में देखिए कॉस्ट का जो कॉस्ट है, कॉस्ट का हमें जो फंक्शन दिया हुआ है टी इज इक्वल टू 500 ई टू दी पावर 0.4 टी माइनस 100 आ गया। ठीक है। तो पहले स्टेप में हमने जो फाइंड करना देखें, तो ए पार्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट एट एनी टाइम टी। तो हमने लिखा कि डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू टी कर दिया, तो डी बाई डी टी और ये कॉस्ट का डेरिवेटिव निकालना इज इक्वल टू 500 टी रेस टू दी पावर 0.4 टी रेजिटी जाएगा और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का तो 0.04 और माइनस 100 टी का डेरिवेटिव आ जाएगा -100। ठीक है। अब देखिए ये हमने 500 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.04 ई रेस टू दी पावर 0.04 और ये -100। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा डी बाई डी टी सी टी और ये देखिए जब 0.04 को 500 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपको पता होगा 20 ई रेस टू दी पावर 0.4 टी और -100। तो ये आपके पास आ जाएगा पहले पार्ट का आंसर।
ठीक है। अब हम कहते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट आपके पास ये है कि अब देखिए क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो आपके पास जो है देखिए डिटरमाइन द रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट इज मिनिमम। अब हमें ये बता फाइंड करना है कि जो इसकी जो कॉस्ट में जो इंक्रीज हो रहा है वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, और हमने दिया अगेन डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू टी, तो ये डी ओवर डी टी, और ये डी बाई डी टी, और ये सी टी इज इक्वल टू 20 एज इट इज आ गया, और ई टू द पावर 0.4 टी एज इट इज आ गया, और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का, तो 4 टी का डेरिवेटिव आ जाएगा 0.04, और कांस्टेंट माइनस 100 का डेरिवेटिव आ गया 0। तो ये आ जाएगा देखिए 0.04 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 आ गया, ई रेस टू द पावर 0.04 टी आ गया। अच्छा अब देखिए आप यहाँ पर टी की जगह जो मर्जी वैल्यू पुट करें, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है ना, और आपको पता है कि जब वैल्यू पॉजिटिव हो, ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव वो ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, तो देयरफॉर कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक है, यानी कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम होगी। ये हमें प्रूव करना था कि कॉस्ट करनी चाहिए मिनिमम होनी चाहिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा अब भी क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास ये है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी। दोबारा देखिए आपके पास जो जो गुड्स है उसकी प्राइस दे दिया पी टी इज गिवन बाय द, ये जो ग्रोथ फंक्शन है पी टी इज इक्वल 150 और 1 प्लस 0.05 की होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आपके पास जो है एक कमोडिटी जो गुड्स है उसकी प्राइस दी हुई है। ठीक है, where T is measured in years, जो T है नंबर ऑफ years है, and PT is the price। ठीक है ना, P of T is the price लेवल है, जो PT है वो क्या प्राइस है। अब देखिए पहले स्टेप में हो गया कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइसेस एज T इज इक्वल टू 3 years। तो हमें सिंपल जो है प्राइस को डिफरेंशिएट करना है, उसमें चेंज फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस एट टी इज इक्वल टू 3 years। और फिर देखिए लिखा कैलकुलेट द इन्फ्लेशन रेट एट टी इज इक्वल टू 3 years। फिर हमने इन्फ्लेशन हुई है अफराते ज़र महंगाई कितनी हुई है वो हमने आफ्टर 3 years तो फाइंड करना कितना परसेंट हुई है। ठीक है ना, डीपी ओवर डीटी हमने ये भी फाइंड करना है। अब देखिए पहले स्टेप में देखिए हमें जो दिया हुआ जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, प्राइस फंक्शन आपको दे दिया 150 1 प्लस 0.05 और होल पावर 2। अब देखिए पहले स्टेप में देखिए हमें जो फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइसेस एट टी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमें लिख दिया डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू टी। तो डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू टी कर दिया, तो डी बाई डी टी और ये पी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी। अब ये 150 1 प्लस 0.05 की होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए 150 कॉन्स्टेंट है तो पहले आ गया, अब यहाँ लगा देंगे पावर रूल, पहले आ जाएगी पावर, फिर पावर में से लेके एक माइनस कर दिया, ये आ जाएगा 1, और फिर देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 और 0.5 का डेरिवेटिव 0.05 ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए 0.05 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 150, ये आपको पता चलेगा 15, और ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 0.05 ये आ गया। अब हमने एट टी इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, एट टी इज इक्वल टू 3 years पे। ठीक है, अब टी की जगह देखिए हमने 3 पुट कर दिया, देखिए 15, ये भी जगह टी की जगह 3 आ गया। ठीक है, 15 वन 15, और देखिए 15 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.05 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 17.25। यानी जो 3 साल बाद जो है वो जो प्राइस है, जो प्राइस में चेंज आएगा वो 17.25 आ जाएगा। ठीक है, एक आंसर ये आ गया। अब सेकंड देखिए उन्होंने क्या कहा था कि इन्फ्लेशन रेट। ठीक है ना, अब हमने इन्फ्लेशन रेट महंगाई में कितने परसेंट इजाफा हुआ। ठीक है, अब एक इन्फ्लेशन रेट का फार्मूला ये होता है कि
पी प्राइम मीन देखो फर्स्ट डेरिवेटिव देखो ये रेट ऑफ चेंज है डिवाइडेड बाय पी थ्री, ठीक है ना। ये जो प्राइस है आफ्टर 3 इयर्स प्राइस कितनी है, और पी प्राइम का आपको मतलब अभी हमने क्या था, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इन प्राइस। अब देखिए पी टी देखिए आपके पास ये था 151 प्लस 0.05 टी होल स्क्वायर। तो अब देखिए पहले हमने पी थ्री पे वैल्यू निकाल लेंगे, देखिए ना पी डैश थ्री जो हमने निकाला हुआ ये रहा, ये समझिए पी डैश ये आपके पास पी डैश थ्री, ठीक है। तो पी थ्री का ये 150, ये 1 प्लस 0.05, और देखिए यहाँ पर आपके पास पी की जगह पर 3 आ गया और ये होल स्क्वायर। इस पूरे को देखिए जब आपने सिंप्लीफाई कर दिया है तो पी थ्री जो प्राइस की जो गुड की जो प्राइस है आफ्टर 3 इयर्स वो आपके पास आ जाएगी 190 198.37। अब देखिए अब आपने इंफ्लेमेशन रेट फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास पी डैश टी था, ठीक है, और ये आपके पास आ गया 190 जो पी थ्री 198.375, ठीक है। इसको जब हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 0.00869, और भी परसेंटेज लाने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर, तो ये आपके पास आ जाएगा 8.86, ठीक है ना। जो इन्फ्लेशन रेट है वो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 8.6% हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आसान सा क्वेश्चन है, शिप सेल्स इन अ स्ट्रेट लाइन में, जो एक जहाज है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सेल्स कर रहा है, ठीक है ना, तैर रहा है। तो इस डिस्टेंस डी टी इन नॉटिकल माइल, जिसका डिस्टेंस है वो अगर जो शिप्स वगैरह जो होती हैं उनका डिस्टेंस हमेशा हम नॉटिकल माइल्स में ही मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। फ्रॉम पोर्ट इज मॉडल्ड बाई, जो पोर्ट है जो उसका डिस्टेंस है डी की, डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ टी, डी ऑफ टी इज इक्वल टू 15 टी, और वे टी इज द टाइम इन आवर्स। अब हमें फाइंड ये करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द शिप। तो आपको पता है तो डिस्टेंस में जो चेंज होता है वो स्पीड होता है, ठीक है। और फिर लिखा कैलकुलेट दैट डिस्टेंस आफ्टर 3 आवर्स, 3 आवर्स के बाद उसे कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। और फिर लिखा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्लोप। देखें जो हम इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, आपको पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा स्लोप ही होता है। हमें बताना है कि वो जो स्लोप है जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या जाहिर करता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ हम थोड़ा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए जो 1 नॉटिकल माइल है ये 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। यानी जो नॉटिकल माइल है बड़ा यूनिट होता है, और जो 1 नॉटिकल माइल है 1.15078 माइल्स के बराबर होता है। ये आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि 1 नॉटिकल माइल की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो डिस्टेंस कवर बाय द देखिए जो शिप है वो हमें गिवन है, डी ऑफ टी इज इक्वल टू 15 टी है, ठीक है ना। अब हमने पहले स्टेप में फाइंड करना है स्पीड ऑफ द शिप। तो स्पीड ऑफ द शिप्स के लिए हमने क्या कर लिया है, डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू टी। अब जब डिफरेंशिएट किया डी बाई डी टी, और ये डी ऑफ टी आ गया, और ये डी बाई डी टी 15 टी। तो 15 टी का देखो डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, 50। तो देखो पहला आपके पास आ गया है, उसने डिस्टेंस कवर किया है वो 15 नॉटिकल माइल्स के लिए, ठीक। ये आपके पास आ गया पहले पार्ट का। तो देखिए जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में मैंने पूछा है कि डिस्टेंस आफ्टर 3 आवर्स, इन 3 आवर्स के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो अब देखेंगे आपके पास है डी ऑफ टी था, तो टी की जगह देखिए हमने 3 पुट कर दिया, और यहाँ देखिए 15 टी का टी की जगह पे हमने 3। तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया आफ्टर 3 आवर्स
45 मिनट्स। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अच्छा, अब उन्होंने पूछा था आपसे, तो देखिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए सामने, देखिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, जो स्लोप है, जो जहाज है और जो सेल कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से 15 नॉटिकल माइल्स की कांस्टेंट स्पीड से वो सेल कर रहा है। अब देखिए इसका, देखिए मतलब देखिए ये ना दिया हुआ है कि मीन चार्ट से मीनिंग ऑफ द स्लो। इसका मतलब ये, द स्लो मीन्स दैट द डिस्टेंस इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 15 नॉटिकल माइल्स पर आवर, यानी वो 15 नॉटिकल माइल्स पर आवर की कांस्टेंट रेट से सेल कर रहा है। दैट इज स्पीड इज कांस्टेंट, उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, 15 नॉटिकल माइल्स है। ठीक है, ये तो देखिए जैसे हम भी गाड़ी वगैरह में लौट जाते हैं तो हम क्रूज लगा देते हैं। अब क्रूज में देखिए स्पीड हम फिक्स कर देते हैं, जैसे 110 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी गाड़ी जो है इसी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपके पास है 20। क्वेश्चन में देखिए 20 में लिखा है कि अ साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, जो एक साइकिल है, साइक्लिस्ट है, ये भी एक पाथ के ऊपर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ट्रेवल एस टी, जो डिस्टेंस है एस टी इन मीटर्स इज गिवन बाय एस ऑफ टी इज इक्वल टू 5t² प्लस 3t। तो इस फार्मूले के तहत वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 5t² प्लस 3t, where t is the time in second। जो t है वो क्या है, टाइम है सेकंड में। अब पहले स्टेप में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्पीड एट एनी टाइम t, हमें उसकी स्पीड फाइंड करनी है। आपको पता है कि जो डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड स्पीड। हमने सिंपल जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करना रिस्पेक्ट टू टाइम। और सेकंड पार्ट है डिटरमाइन द स्पीड एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड। फिर हमने उसकी स्पीड 4 सेकंड बाद उसकी कितनी स्पीड है वो फाइंड करना है। सिंपल टी की जगह पे हमने 4 पुट कर देना है। और फिर जो पार्ट सी है, इंटरप्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोप इन दिस कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। हमें फिर बताना है कि जो इसका जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में भी था बिल्कुल सेम वैसी है। ठीक है, अब देखिए पहले स्टेप में हमें गिवन दैट दिया, गिवन दिया जो डिस्टेंस है 5t² प्लस 3t। तो पहले स्टेप में हमने जो पहला पार्ट है स्पीड एट टाइम t, तो हमने क्या स्पीड के लिए क्या कर दिया है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। मेरे डिफरेंशिएट करिए डी ओवर डी टी, एस टी आ गया। और जो डिस्टेंस में जो चेंज होता है उसको हम वेलोसिटी वी भी कहते हैं। डी बाई डी टी 5t² प्लस 3, और 5t² का डेरिवेटिव आ जाएगा 10t, और 3t का डेरिवेटिव 3। और देखिए पहले स्टेप में देखिए जो स्पीड आ गई है वो आपके पास आ गई 10t प्लस 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये फर्स्ट पार्ट आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि स्पीड एट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे पास है वी टी। अब टी की जगह देखिए हमने क्या, ये टी वी टी इज इक्वल टू 10t प्लस 3 स्पीड थी। अब टी की जगह देखिए हमने 4 कर दिया, ये भी टी की जगह पर 4 आ गया। 10 4 40, 40 प्लस 3 43। तो देखिए जो 4 सेकंड बाद देखिए जो उसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी है, 43 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका पार्ट 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका जो पार्ट 3 है, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोप में स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, अब देखिए इसका देखिए मतलब ये देखिए कि जब देखिए आपके पास अगर 4 सेकंड था तो वेलोसिटी आ गई 43, फिर आप 5 सेकंड कर देंगे। ठीक है, तो ये अगर आप कर देंगे देखिए टी इज इक्वल टू 5 सेकंड
तो फिर इसकी जो स्पीड आपके पास क्या हो जाएगी, तो जो स्पीड इसकी हो जाएगी 10⁻⁵ अगर t 6 सेकंड कर देंगे तो ये 63 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब देखिए ये है कि स्लोप जो स्पीड है will be increases if we increase the time। तो जैसे जैसे अगर हम टाइम को इंक्रीज करेंगे तो क्या होता जाएगा, तो उसकी जो स्पीड है वो भी आपके पास बढ़ती जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी और ये चैप्टर 2 की भी लास्ट एक्सरसाइज है। तो बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।